रूरल एरियाज़ हैं जी वहाँ पर कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल्स लोग भी हैं जी जी जो एज अ डॉक्टर बन के बैठ जी, गए हैं। कि जिस दांत में दर्द है जिस साइड में, उस साइड में इंजेक्शन दिया जाता है और दूसरे साइड का दांत निकाला जाता है, जबकि वो पेशेंट चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि डॉक्टर साहब इधर का नहीं इधर का। कि जिन लोगों के पास कोई डिग्रियां भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट ऐसे लोग भी चला रहे। बाइट लिया मुंह में, टुकड़ा लिया तो उसको 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार ही क्यों, 33 बार नहीं, क्यों नहीं, 40 बार क्यों नहीं? क्योंकि हमारे साल में एक विजिट तो आप डेंटिस्ट के पास करना ही चाहिए। स्माइल डिजाइनिंग जो है आजकल काफी डिमांड में है। क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है या आम जो लोग हैं वो भी? स्माइल डिजाइनिंग के लिए भी केस कैसी है ये पहले डेंटिस्ट को समझ लेना चाहिए। सुबह उठ के किस टाइम पे ब्रश करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक। तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल? मैं तो बोलूँगी आलसी लोगों का काम है इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करना। सेंसिटिव टीथ का परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है? पर दांत को 3 लेयर होते हैं, ओके। पहला, दूसरा और तीसरा। सो आज मेरे साथ हैं डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मानसी जाधव। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार मैम, आई एम श्योर आज के पॉडकास्ट से हम बच्चों को सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। डेंटल को लेकर बहुत सारी क्वेरीज रहती है लोगों के मन में ज़रूर। कि भी ठंडा खाने से प्रॉब्लम है, गर्म खाने से प्रॉब्लम है। कई लोग फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं कि इलाज कुछ कराने गए हैं दांतों का, उनका बेचारे का ट्रीटमेंट कर देते हैं। सो आई एम श्योर इसके बारे में डिटेल में चर्चा आज हम करेंगे। जी जी तो मैं एक तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन एक बार आपकी तरफ से हो जाए कि व्हाट यू डू बेसिकली। जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी जाधव, मैं पुणे से हूँ। मेरा डेंटिस्ट्री भारतीय विद्यापीठ से हुआ और 2001 मेरा पास आउट है। सो आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स। इन 25 सालों में डेंटल प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस करते करते मैंने, जैसे हम बोलते हैं कि सोसाइटी के लिए हमको कुछ देना है, ये मेरा सोच हमेशा था। जैसे कि हेल्दी टीथ लीड्स टू अ हेल्दी नेशन, ये कंसेप्ट मेरा राइट फ्रॉम द डे वन यही रहा है। और इसके तहत मैंने 25 साल में ब्लाइंड स्कूल, हैंडीकैप स्कूल, स्लम एरिया, गवर्नमेंट ऑफिसेस, पुलिस डिपार्टमेंट, प्राइवेट ऑफिसेस, आईटी कंपनीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर जगह पे मैंने अपने डेंटल अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। और इस बात का मुझे फ़ख्र है कि ये सारी चीज़ें मैंने एज अ सोशल वर्क बोल के किया है। वी नेवर चार्ज अ सिंगल पेनी। और इसमें हज़ारों लोग थे ऐसे जो आके उन्होंने कन्फेशन किया कि आपके लेक्चर के बाद मैंने गुटखा खाना छोड़ा, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के लोग। इन्होंने रिटर्न में भी दिए हुए मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है कि आपके लेक्चर के बाद मैंने आज तक गुटखा नहीं खाया, उस दिन से मैंने पान छोड़ा, उस दिन से मैंने स्मोकिंग छोड़ी। तो ये एक बहुत सुकून देने वाली बात होती है जब आपका कोई लेक्चर सक्सेसफुल हुआ। ये उसका एक आपको एक ये रहता है कि हम बोल सकते हैं कि एक गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट। राइट राइट राइट। So this is what I have done from past 25 years. Apart from that, I am a social worker and I work in women empowerment field. ओके। I motivate the school and college girls. I'm attached to couple of colleges Pune में, उनके पैनल पे हूँ मैं। और बस इतना सा छोटा सा काम करती हूँ। छोटा सा इतना मतलब जो जर्नी थी 25 साल की आपने वो जी। मात्र 25 सेकंड में मैम बता दिया हमें कि 25 सालों में इतना कुछ आपने हासिल किया है। और यू आल्सो डूइंग सोशल वर्क एज वेल। जी जी। कैंपिंग वगैरह लगती है Yes. डेंटिस्ट की, उसके रिगार्डिंग आप यस कोचिंग्स वगैरह देते हैं। यस Good. यस। अपना ट्रेनिंग भी करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ? एक्चुअली मेरा एक छोटा सा डेंटल इंस्टीट्यूट है। ओके। क्योंकि आजकल मैंने देखा कि जितने भी डेंटल कॉलेजेस से बच्चे पास आउट होके आते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हैंड्स ऑन उनका उतना प्रैक्टिस नहीं होता कॉलेज में। तो ऐसे बच्चों के लिए जितना मेरे कैपेसिटी में है, जैसे मेरे डेंटल ऑफिस में 10-10 बच्चों के हम एक प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, जहाँ उनको हम ट्रेन करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है तो उसको कैसे करें। तो ये छोटा सा इंस्टीट्यूट है, आपने पूछा इसलिए मैंने बताया। ओके ओके। वरना वैसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है और बच्चे आते हैं। और जो एक 5 स्टार होटल्स में आजकल ट्रेंड हुआ है ये सेमिनार्स और ये इंस्टीट्यूट के कुछ कोर्सेस लेने का, वहाँ पे बच्चे तो सिर्फ सेल्फी निकाल के बस वो तो
शोबाजी और एक गेट टुगेदर होता है कि अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए। सही बात बट है। ये जो हमारे क्लिनिक में हम लोग लेते, ऐसे कई लोग भी लेते हैं मेरे जैसे, ये एक्सक्लूसिव जिनको सीखना है, ओनली दोज पीपल कम एंड वी चार्ज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। ओके हाँ। मैम, सोशल मीडिया पे टीथ वाइटनिंग हैक्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं आज के टाइम जी, में, तो जी। क्या वो सेफ है या डेंजरस है? एक्चुअली मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर, ये गलत है। अच्छा। क्योंकि आजकल आप मेडिकल के, और अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया में जस्ट मेडिकल के काउंटर पे जाओ, आप क्रोसिन भी मांगो या कोई भी दवाई मांगो, तुरंत मिल जाता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। सेम चीज़ हमारे डेंटिस्ट्री में हुई है कि कोई भी जाता है बोलता है वाइटनर चाहिए, टीथ वाइटनिंग के लिए कुछ दे दो, तो वो कुछ ना कुछ पैकेज देते, और ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है, आपको भी पता है। तो मैं हाईली अनरिकमेंड करूँगी इस चीज़ के लिए। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड यू गो एंड बाय समथिंग अक्रॉस द काउंटर, जाके आप कुछ ले रहे हो और कर रहे हो, इसमें पूरे आपके दांतों का पूरा डेंटिन सब कुछ उड़ जाता है। और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल किसको पकड़ोगे? क्योंकि जाके तो आपने खुद लिया है काउंटर पे। राइट राइट राइट। अगर डॉक्टर के पास जाके कोई गलती होती है तो आप डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हो, पर यहाँ पे आप खुद जा रहे हो, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने देश में बदलना बहुत ज़रूरी है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप फॉरेन में जाके एक क्रोसिन की गोली मांगो, आपको नहीं मिलेगी। इंडिया में सिर्फ तो इंडिया मिलती में अपने यहाँ कोई भी चीज़ जाओ, बस तुरंत मिल जाती है। तुरंत मिल जाती है। और उसका मिसयूज़ बहुत होता है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है अपने देश में। इसके लिए अपनी सरकार को ज़रूर लेना इस पे चाहिए। सोचना चाहिए और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। बल्कि आजकल हुए हैं, बट बहुत इतना भी कम नहीं हद तक, राइट। ऐसा कुछ नहीं। जब हम मैम टीथ की बात करते हैं तो आई थिंक एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जहाँ पे रादर देन जैसे स्किन के ऊपर हम ख्याल रखते हैं, हम लोग आईज का ख्याल रख लिया, चेहरे का ख्याल रख लिया, बट टीथ के ऊपर इतना ध्यान देते नहीं है। राइट। सो इफ़ आई कंपेयर टू द मतलब जो हमारे ओल्डीज, जो हमारे जितने भी पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ मैं कंपेयर करूं तो उनके टीथ ज़्यादा मजबूत थे एज़ कम्पेयर टू जो आज के बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि आपने खुद होके ये क्वेश्चन पूछा है। जी जी जी। कि स्किन को अगर हमारे, क्योंकि मेरे कंसल्टेशन में मैं नॉर्मली और मेरे लेक्चर्स में यही बात करती हूँ, जो कि आज तक किसी ने मुझे ये नहीं पूछा अच्छा। कि टीथ को हम सबसे ज़्यादा लास्ट में क्यों, हाँ लास्ट में देते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये अपनी ओरल कैविटी में है, ये अंदर है। अगर आपके चेहरे पे कुछ दाग पड़ जाए, आप तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अगर आपको दिखने में अगर तकलीफ है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के, आँख के डॉक्टर के पास जाओगे। आपके अगर बाल झड़ रहे आप जाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिख रही है, सामने दिख रही है, है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी जज हो रही है। यस। और जबकि मुंह में कैविटी में दांत होते हैं, मुंह के अंदर है दांत, तो आगे के दांत जब तक ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है। हाँ। जिस दिन आगे का दांत गिरेगा कोई, उस दिन रात में ही पेशेंट फ़ोन करेगा कि मुझे आके आपको मिलना है। वो भी अगर गिर जाए तो वहाँ कोई छोटी सी विंडो दिख रही है, खिड़की दिख रही है, तो आप जस्ट एक मजाक के तौर पे बोलती हूँ। बीच में कुछ ऐप्स पे ऐसे दिखा रहे थे कि ऐसे पर्टिकुलर कोई हीरोइन, वो उस अगर दांत नहीं होगे तो वो कैसे दिखेगी, सही बात। वैसे कुछ फोटोज दिखाए हुए थे, तो कितने फनी दिखते हैं वो चीज़ें। मीन्स दांत की अहमियत क्या है उस फोटो के देख के एक्चुअली पता लगना चाहिए पेशेंट्स को कि दांत की अहमियत क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया में ये अवेयरनेस ना रहने की वजह से ये इतना अनअवेयर है लोग कि दांतों का इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और स्कूल से इम्बाइब होना चाहिए। स्कूल के सिलेबस में हमको दांतों का एजुकेशन डालना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैं प्राइमरी लेवल तक बात करूं, सेकेंडरी लेवल तक बात करूं, तो वहाँ पे एज सच टीथ के बारे में कुछ है ही नहीं। टीथ के बारे में अभी भी सिलेबस में आप एक पन्ने का कुछ देखेंगे कि जैसे बॉडी पार्ट सिखाते, उसमें ये टीथ 32 टीथ है, इसको कैनाइन बोलते हैं, इसको मोलर बोलते हैं, इसको सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं, दैट्स इट। इसके सिवा टीथ के लिए और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जबकि हम पूरी अगर बॉडी की बात करें तो सबसे बेसिक चीज़ क्या आनी चाहिए? फर्स्ट लेवल पे दांत आना चाहिए। सही बात है। व्हाट यू ईट यू आर। बहुत डोले शोले बनाए, बॉडी बनाई, सब कुछ बनाई, भाई ये किस दम पे बनाई है आपने? ये आपके खाने के ऊपर। आपका खाना जब ग्राइंड होके ठीक से पेट में जाता है तभी आपकी बॉडी बनती है। ओवरऑल हम अपने 2 पैरों पे खड़े हैं इन दांतों की बदौलत। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ये छोटी सी ना ग्राइंडिंग मशीन दी है भगवान ने हमको,
इसको कैसा यूज़ करना है। अगर हम चक्की में जाए आटा पीसने तो 1 किलो अनाज भी लेके जाए तो चक्की वाला बोलता है कि भाई इसके इतने पैसे होंगे। राइट, ये चक्की आपको फ्री मिली फ्री में है, मिल रही है। तो इसका यूज़ कैसा होना चाहिए। सही बात है। तो अनफॉर्चुनेट है, बट चलो कई लोग आजकल अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। कई नए डेंटिस्ट, पुराने डेंटिस्ट बहुत अच्छी तरह से ये बोल रहे हैं, और आप जैसे पॉडकास्टर्स इस टॉपिक को ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राइट, वरना मुझे नहीं लगता इतने डेंटल कैंप्स करने के बाद कभी इनविटेशंस आते थे कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आओ और दांतों के लिए बात करो। सो आई एम सो हैप्पी। इस आपके प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी, देयर शुड बी मोर पॉडकास्ट, देयर शुड बी मोर डॉक्टर्स इनवाइटेड डेंटिस्ट ऑन द पॉडकास्ट। राइट, किसी का भी हो, किसी ना किसी बहाने ये अवेयरनेस स्प्रेड होना अपनी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। जी। विजडम टूथ जिसको हम अक्कल दाढ़ कहते हैं, जी, तो उसको रिमूवल के अराउंड सही में मतलब इतना दर्द होता है या हमेशा उसको या फिर निकालना ज़रूरी होता है? डिपेंड करता है कि आपका विजडम टूथ का पोजीशन कैसा है। ओके। पहले के ज़माने में इतने विजडम टूथ निकाले नहीं जाते थे। उसका रीज़न ये है कि उनका जॉ प्रॉपरली डेवलप होता था। आजकल के बच्चों में नीचे का जॉ ही डेवलप नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि ये जो खाने के लाइफस्टाइल है हमारे, ये जो पेस्ट्रीज़ है, ये जो सॉफ्ट फूड है, ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट्स है, इन चीज़ों की वजह से आपका जॉ डेवलप नहीं होता, क्योंकि चबा के खाने वाली चीज़ कोई है ही नहीं। स्मूदीज़ है, जूस है, कोल्ड कॉफ़ी है। आप देखिए जितने भी चीज़ें हैं सिर्फ हमको मुंह में लेना है और निगलना है। राइट। चबाने वाले खाने कितने खाते हैं हम। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, मेरी बेटी का मुझे विजडम टूथ निकालना पड़ा, ऑलमोस्ट 2 विजडम टूथ उसके निकालने पड़े। क्यों? मेरे एक भी विजडम टूथ नहीं निकालना पड़ा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों में बचपन में हमने बहुत फाइबरस फूड खाया है, बहुत गन्ना खाया है, बहुत हार्ड फूड खाया है। तो जब हम इसको कुछ जब मशीन को एक्सरसाइज, चलाएंगे हाँ, इस मशीन को चलाएंगे तो ही तो ये सारे जॉ के मसल्स अपने डेवलप होंगे। इवन मैम मेरा बेटा है अभी, वो 10 साल का है, जी एक छोटा बेटा है। जी सो उसको तो थोड़ी सी केयर कर रहे हैं हम लोग। जी जी बट जो बड़ा वाला है ना, उसके अभी नीचे और ऊपर के दांत भी मतलब कम आए हैं और सारे ऊपर नीचे हैं, सारा सिस्टम हिला पड़ा उसका। तो उसको आपको किसी अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए। और आप जब भी कोई डेंटिस्ट चूज़ करो, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए कि उस डेंटिस्ट को नॉलेज कितना है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप डेंटिस्ट हो, इसमें ही ये बहुत बड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन है। आप अगर देखोगे MBBS करने के बाद हम आँख के लिए MS करते हैं, हम आगे 3 साल पढ़ते हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। पर डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है कि जो पूरे बॉडी में दांतों के ऊपर 12th स्टैंडर्ड के बाद डायरेक्टली आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो। राइट। और उसके बाद अगर आप MDS होते हो तो वो सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। मतलब 3 साल पहले BDS, 4 साल BDS, 4 साल BDS, 1 साल इंटर्नशिप, तो हो गया 5 साल। हाँ, और उसके बाद 3 साल का MDS। ओके। तो ये MDS सुपर स्पेशलाइजेशन है। तो BDS भी अगर कोई है तो उसको बेसिक इतना नॉलेज ज़रूर होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच डॉक्टर यू आर चूजिंग। उस डॉक्टर को नॉलेज कितना है। ज़रूरी नहीं है कि वो MDS हो, बट ज़रूर अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट करनी है या कोई सुपर स्पेशलाइज्ड काम करना है तो आपको MDS लोगों के पास जाना चाहिए। और नॉर्मली आजकल किसी भी BDS डॉक्टर के पास ये कंसल्टिंग और विजिटिंग डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ही आते हैं। और नॉर्मली हर कोई सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के थ्रू ही करता है ये सारे ट्रीटमेंट। सो यू कैन शो सम गुड डेंटिस्ट ओके, और गुड सुपर स्पेशलिस्ट। मैम कॉफ़ी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स लवर्स के लिए टीथ स्टेज का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? जैसे हम बोलते कि कोई चीज़ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, मेंटेनेंस इज़ द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन एंड विजिटिंग अ डेंटल ऑफिस इज़ द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाओगे, देखो बाल बढ़ गए तो हम काटते हैं, नाखून बढ़ गए तो हम कट करते हैं, रोज़ सुबह उठ के हम नहाते हैं। तो फिर दांतों के लिए क्यों हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है? साल में 1 विजिट तो आप डेंटिस्ट के पास करना ही चाहिए दांत साफ करने के लिए। और अगर साल में 1 बार भी, मैं तो बोलूँगी 2 बार जाना चाहिए। और अगर गुटखा और ये खाने वाले लोग होंगे तो उनको तो मैं तो बोलूँगी हर 3 महीने बाद आपको डेंटिस्ट को देखना चाहिए। ऐसे भी मेरे कई सारे पेशेंट्स हैं कि पूरे दांत लाल पड़े रहते, हर 3 महीने बाद आते हैं, साफ़ सफाई करते जाते हैं। तो उनके लिए
कोई ऑप्शन नहीं होता। कुछ तो ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी भर भी नहीं आते डेंटिस्ट के पास, वो अलग बात है, वो जमात ही कुछ अलग है। हाँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा अतरंगी कैटेगरी के लोग होते हैं कि वो जब दर्द हो तभी जाएंगे डेंटिस्ट के पास। बट नॉर्मली साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना और दांत साफ करना बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, जैसे पहले टाइम में कहते थे अगर आपको दांत साफ करने हैं तो नीम की दातुन ले लो, तो उसी से लोग चलते थे। बट आज के टाइम में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि इस वाले कोलगेट में नमक है कि नहीं है, इस वाले में है कि नहीं है, तो वो बड़ा एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है। सिर्फ डेंटिस्ट्री में ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको कंफ्यूज किया जाता है। जो भी ये डीलर्स है, जो भी ये इंडस्ट्री है उसके पीछे लगी हुई, तो उसमें हमको चूज़ करना है कि क्या करना है। और मैं बोलूँगी सारे टूथपेस्ट एक दूसरे के भाई बहन हैं। मैं यहाँ किसी का नाम लेके किसी ब्रांड का मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, पर सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। और रही बात, अभी आपने बोला कि दातून करते थे, नीम का दातून करते थे हमारे दादा दादी, उनके ज़माने में कहाँ टूथपेस्ट था। यहाँ तक कि मैंने खुद जब गांव में हम छोटे थे दादा दादी के पास जाते थे, तो वो सिर्फ नीम की एक टहनी तोड़ते थे, उसमें से कुछ टुकड़े करके बोलते थे कि चलो चबाते जाओ। और उस वक्त वो थोड़ा सा कड़वा लगता था, तो जैसे वो इधर उधर जाए हम फेंक देते थे। बट आज भी जब मैं ट्राइबल एरिया में काम करती हूँ, मेरा एनजीओ ट्राइबल एरिया में काम करता है, और मुझे शौक़ है ऐसे बिल्कुल देहाती लोगों के साथ बैठो या कभी पहाड़ों में जाओ तो लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट करो। तो ये मैंने देखा है कि आज भी लोग दातून करते हैं। जहाँ पे पीपल कांट अफोर्ड, जहाँ पे लोगों को टूथपेस्ट 90, 200, 300 रुपये का टूथपेस्ट ले नहीं सकते। आज भी ऐसे गांव हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा टूथपेस्ट नहीं ले सकते। तो आज भी लोग दातून करते हैं, और उन लोगों में आपको, जो दातून करने वाले लोग हैं, उनमें आपको कैविटीज़ नहीं दिखेंगी। ओके मैंने उत्तराखंड में, मेरा बहुत ही क्लोज टू हार्ट है उत्तराखंड में, साल में 3-4 बार तो उत्तराखंड में आती हूँ, 10-10, 15-15 दिन रहती हूँ, और वहाँ पे मैं ज़्यादा पहाड़ों के लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। उनको दांत की प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टूथपेस्ट यूज़ ही नहीं करते। जो बहुत इंटीरियर में है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ शहरों में रहने वाले, जो इंटीरियर में है, जो गाँव में रहते हैं, इन लोगों में प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ दातून यूज़ करते हैं। सो देखो, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उनको डेंटल इश्यूज़ ही नहीं है। और वहाँ देखा मैंने कि डेंटल के क्लिनिक्स भी नहीं है वैसे पहाड़ों में। एक हाथ देखती हूँ मैं कहीं तो, वरना अगर देखो डिमांड और सप्लाई भी तो होता है ना कुछ। सही बात है। वहाँ डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ से रहेगा? तो वहाँ डेंटिस्ट आके क्यों अपना डेंटल क्लिनिक डालेगा? बट आजकल कुछ दिख रहे हैं मुझे, जब भी मैं पहाड़ों में जाती हूँ तो दिखते हैं कि अरे डेंटल क्लिनिक में, सोची कि चलो ये लोग भी बहुत शहरी हो रहे हैं तो दांतों की प्रॉब्लम्स चालू हो रही है। राइट। ओरल हाइजीन और ओवरऑल हेल्थ का कनेक्शन है, तो इसमें व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओरल हाइजीन और ओवरऑल हेल्थ 100% कनेक्टेड है, नॉट 50 या 60। जैसे मैंने पहले भी कहा, व्हाट यू ईट यू आर। कई लोगों में ये धारणा है कि ओवरऑल हेल्थ का और दांत का क्या लेना देना है। भाई दांत का और ओवरऑल हेल्थ का ही लेना देना है। अगर आपको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेंगे, आप जो खाएंगे उसको ठीक से चबा के अगर आपके पेट में वो खाना नहीं जाएगा, तो कैसे उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो 100% देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द दांत और ओवरऑल हेल्थ। ओके। स्माइल डिज़ाइनिंग जो है आजकल काफ़ी डिमांड में है जी, कि भाई आपका जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, जी, जी। तो क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए है, या आम जो लोग हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं? ओके, एक्चुअली स्माइल डिज़ाइनिंग जो है, ये समझा जाता था कि ये बहुत अमीर लोगों का शौक़ है या सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का ये है। ऐसी बात नहीं है। स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए भी केस कैसी है, जब पेशेंट आता है वो स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए फ़िट है या नहीं, ये पहले डेंटिस्ट को समझ लेना चाहिए। अब स्माइल डिज़ाइनिंग ये बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। पिछले 20-25 साल तक इतना पॉपुलर नहीं था, बट आजकल बहुत कॉमन हुआ है। जैसे एक हाथ दांत ही आगे पीछे है, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि जाके आप ब्रेसेस लगाओ, 3 साल ब्रेसेस लगा के बैठो। राइट। तो उसको हम ऑप्शन देते हैं।
कि आपको ये दांत को हमको थोड़ा सा वीनियर लगा के, या इस दांत को हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके हम पीछे कर सकते हैं, या इसको हम एक अलाइनमेंट में लाने के लिए हम कोई अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वीनियर्स लगा सकते हैं। या कुछ लोगों में मेडिसिन की वजह से या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पूरे दांतों में डिस्कलरेशन होता है, स्टेन्स होते हैं, पूरे काले पड़ जाते हैं दांत। या कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में भी लोगों के दांत पूरे गए हुए रहते, चिप ऑफ हुए रहते या गिर जाते। तो उस केस में हम ज़रूर बोलते हैं कि ये स्माइल डिज़ाइनिंग करना चाहिए। हर केस अलग होता है, जैसे हर इंसान अलग है, तो हर पेशेंट के लिए अलग मोडस ऑफ ऑपरेंडी हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो अगर हम ब्रशिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या आप प्रोसीजर बताते हो कि हमें सुबह उठ के किस टाइम पे ब्रश करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए दिन में? सबसे शुरुआत तो मैं ये बोलूँगी कि ब्रश कब करना चाहिए मैं बताऊँ। ओके। आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, और एक रात में सोते समय। अभी आप बोलोगे कि 90% लोग दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, सुबह उठते ही उनका एक काम होता है, बाथरूम में जाओ और सबसे पहली चीज़ अगर उठानी है तो टूथब्रश और टूथपेस्ट। 99% मैम। 99%। हाँ। बट सही अगर तरीका हो, साइंटिफिकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, अपने पुराने लोग, मैं और देशों की तो बात नहीं कर रही हूँ, अपने पुराने लोग आप देखना सुबह नाश्ते के बाद, और सुबह बोलते थे कि सुबह उठ के कुल्ली भी नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पूरी रात जो अपने पेट में, जो मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं वो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। बट कब? अगर आप रात में ब्रश करके सो रहे हो तो रात में अगर ब्रश करके आप सो रहे हो, उसके बाद सिर्फ आपको पानी पीना अलाउड है। और उसके बाद सुबह जब आप उठोगे, उठने के बाद वो जितने भी हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि खाना तो कहीं फंसा हुआ नहीं है आपके दांत में, जो बैक्टीरिया तैयार करेगा बैड बैक्टीरियाज आपने पूरा साफ़ किया हुआ है। तो रात में आपने उसके बाद पानी पिया तो भी वो जो भी हेल्दी बैक्टीरियाज है आपके पेट में जा रहे हैं, आपको डाइजेशन में वो लोग हेल्प करते हैं। वो जो ओरल फ्लोरा बनता है, वो जो बैक्टीरियाज बनते हैं, वो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। और सुबह उठने के बाद फिर आप नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद एक 10-15 मिनट बाद ब्रश करना है आपको, तुरंत नहीं। क्योंकि नाश्ते में कभी हम जूस लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो सब आजकल कौन सी चीज़ प्योर है? सब कुछ ना कुछ, हर चीज़ में मिलावट है, केमिकल से, एसिड से। तो उस वक्त अपने दांत के ऊपर जो लेयर बन जाता है, तुरंत उसके बाद घिसने नहीं चाहिए। 10-15 मिनट बाद आपको टीथ क्लीन करके ऑफिस जाओ, आपको पूरा लंच टाइम तक आपको फ्रेश लगेगा। और लंच के बाद मैं ये बोलूँगी कि आप ब्रश कैरी करो, कुल्ली करो। कोई भी चीज़ आप खाते हो दिन में, आपके ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रशिंग के बाद आप दोपहर का लंच करो, 4 बजे आप जाके कुछ खा रहे हो, स्नैक्स ले रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, रात के खाने तक कुछ भी, एक बिस्किट भी अगर आपने खाया, एक टॉफ़ी भी अगर आपने खाई, तो सिर्फ बाथरूम में जाके कुल्ली करनी है अच्छी तरह से। दैट विल हेल्प अ लॉट। वही बहुत है। हम इतनी सारी चीज़ें मैम, हम फॉलो तो कुछ भी नहीं कर रहे, बताओ। उसीलिए तो हमारे डेंटल क्लिनिक्स चल रहे हैं। और इवन रोज ब्रशिंग करने के बाद भी लोग ये भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, रोज ब्रशिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैविटीज़ ज़्यादा लगती है जी। ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये कि रॉन्ग ब्रशिंग, रॉन्ग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब ब्रश कर रहे हो, जो हमने ऑलरेडी बात की, और तरीका। अब ब्रश करते समय नॉर्मली मैंने देखा है कि अभी मैं मॉडल्स नहीं ला पाई यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली पॉडकास्ट में मैं मॉडल्स वगैरह लेके आती हूँ, पर आपको मैं ब्रश बताऊँगी। जैसे ये ब्रश होता है, ब्रश को सुबह उठ के, नींद से उठ के बस ऐसे घिसा जाता है जैसे कि हम कोई फर्श घिस रहे। जी नहीं, ब्रशिंग सिर्फ हल्के हाथ से, जैसे फेदर के जैसा आपका होना चाहिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अगर हम गम्स के तरफ जाएंगे तो गम्स को हम ऊपर धकेल रहे, सो ऊपर से नीचे, और नीचे गम्स होते हैं तो नीचे से ऊपर, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से। सिर्फ पीछे यहाँ पे ज़्यादा टार्टर होता है, यहाँ मुंह खोल के यहाँ से ऐसे, ऊपर के दांत ऊपर से नीचे, और सिर्फ 4 जगह पे आपको हॉरिजॉन्टल या आड़ा ब्रश लगाना है, जहाँ पे हमारा दांत, हम खाना खाते हैं, ग्राइंड करते हैं खाना। 1 2 3 4। इवन पीछे के दांत जो है, उधर भी हम नीचे के मसूड़ों से ऊपर जस्ट एक ट्विस्ट मारना है।
सिर्फ 4 जगह पे हमको आड़ा ब्रश करना है जहाँ पे हम खाना ग्राइंड करते हैं, समझ जहाँ गया। हमारा खाना ग्राइंड होता Grind है, होता है। सिर्फ ये 4 जगह पे अपना ये ब्रश होना चाहिए। और ब्रश का और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जब ब्रश का ब्रिसल ये ऐसा हो जाता है हाँ, उसको फेंक देना चाहिए। हर 3 महीने में ब्रश आपको चेंज करना चेंज करना चाहिए चाहिए। और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। हार्ड ब्रश आपके दांत सिर्फ खराब कर सकता है। और आधे से ज़्यादा दांतों के प्रॉब्लम्स जो कट्स पड़ते हैं यहाँ पे, सुबह उठने के बाद हमारे यहाँ प्रेशर मेंटेन समझने के लिए कोई मीटर तो लगा नहीं है ना हाथ Right. पे, तो और कितना नींद में कर होता रहा है है? आदमी, तो इतने ज़ोर ज़ोर से ब्रश करता है पूरे मसूड़ों को डैमेज कर देता है, और पूरे जितने भी मसूड़ों के साथ जो दांत है अपने, वहाँ पे कट्स पड़ते हैं कई लोगों के, हाँ, और फिर कोई आइसक्रीम खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो तो उनमें सेंसिटिविटी होती है। तो ये सारे रीजंस हार्ड ब्रश के वजह से होते हैं, और ब्रश को हर 3 महीने बाद चेंज करना है, या पहले भी एक भी ब्रिसल ऐसा हो तो भी ब्रश change कर डिस्कार्ड कर दीजिए। दैट इज़ द ओनली की। सो आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश का भी काफ़ी यूज़ में है। जी। सो इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, विच वन? इस बात पे मैं थोड़ा सा, मेरा ओपिनियन अलग है, हो Okay. सकता है हर डेंटिस्ट का ओपिनियन अलग हो। जो अपना मैनुअल ब्रशिंग है, इससे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हो नहीं सकता, बट कुछ लोग रेकमेंड करते हैं, बट इट इज़ ओके। मैं तो बोलूँगी आलसी लोगों का काम है इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करना। हाँ, और ये अंग्रेज़ों ने लाए हुए चीज़ें हैं सारी, सही बात है। कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश ये वो। पुराने ज़माने में कहाँ इलेक्ट्रिक टूथब्रश था? हमारे दादा दादियों के पुराने ज़माने में अपने बुज़ुर्गों के दांत कैसे थे? फौलाद जैसे थे, ब्रश ही नहीं था। ब्रश ही नहीं था। एग्जैक्टली। तो सोचिए, सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि राइट वे ऑफ ब्रशिंग और राइट ब्रश से करो तो अपना मैनुअल ब्रशिंग इज़ द बेस्ट। सेंसिटिव टीथ का परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है? जी है। ओके। सेंसिटिव टीथ कब होते हैं? जब आपका इनामल लेयर, पहले आपको ये समझना चाहिए कि दांत को कितने लेयर्स होते हैं। अभी जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैं कोई पिक्चर नहीं है मैं दिखा सकूँ, पर दांत को 3 लेयर होते हैं। ओके। पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे लेयर में अपने सारे खून के जितने भी नस है, नर्व एंडिंग्स है, ये सब कुछ होता है। तो थर्ड लेयर में खून होता है, सेकंड लेयर में डेंटिन बोलते हैं जिसको हम, और फर्स्ट लेयर होता है इनामल। तो पहला लेयर जो होता है बहुत टफ होता है। जैसे हमने पहले बात की, हार्ड ब्रश की वजह से इतना ब्रश कर करके वो इनामल को हम पूरा उड़ा देते हैं, उसको हम मेडिकल टर्म्स में इरोजन ऑफ इनामल बोलते हैं। तो वहाँ पे पहला लेयर निकल जाता है जब, तब सेकंड लेयर जब एक्सपोज होता है, और सेकंड लेयर में एक लेमैन लैंग्वेज में बोलने के लिए वहाँ पे एक छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स होते हैं, और ट्यूब्स के अंदर ना जैसे कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है, वो रहता है। जब वहाँ पे कोई भी खाना लग जाता है, गर्म हो ठंडा हो, तो सेंसिटिविटी होती है। फिर हम लोग बोलते हैं कि चलो सेंसोडाइन यूज़ करो, ये टूथपेस्ट यूज़ करो, वो टूथपेस्ट यूज़ करो, डिसेंसिटिव कोई एजेंट्स लगा देते हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग फिलिंग करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर सेंसिटिव है सारे दांत, तो उसके ऊपर बहुत एक्सट्रीम केस में विनियर्स रिकमेंड करते हैं। बहुत एक्सट्रीम केस में जिनका पूरा इनामल उड़ ही गया है पूरा, तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट उसमें भी ऐसे ट्रीटमेंट्स हमने किए हैं। सेंसिटिविटी का यहाँ पे मतलब हुआ कि दांतों में ठंडा गर्म लगना। ठंडा गर्म लगना और पहला लेयर उड़ जाना। अच्छा। हाँ, वो पूरा डैमेज हो गया है पहला लेयर, उसके बाद ही सेंसिटिव। पहला लेयर अगर आपका इंटैक्ट है तो सेंसिटिविटी हो ही नहीं सकती। इसका मैं एक क्लासिक एग्जांपल हमेशा देती हूँ। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है जी। उसके ऊपर रबर का कवरिंग होता है। हम्म। अगर रबर का कवरिंग निकल जाए कहीं से और अंदर वाली तार अगर ओपन हो जाए, उसको अगर हमारा गलती से हाथ लगे तो हमको झटका लगता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सेम प्रोसीजर, जब डेंटिन आपका ओपन हो जाता है, अंदर वाली कॉपर की तार यानी अपना डेंटिन है, और ऊपर वाला जो कवर है वायर के ऊपर रबर का, वो अपना इनामल है। ओके। तो कभी गलती से हमारा ऐसा हाथ कहीं लग जाता है और झटका लगता है, बोलते हैं अरे भाई झटका कैसे लग गया? हाँ। फिर पता चलता है यार इसके ऊपर का रबर का कवरिंग हट गया है, इस वजह से मेरा हाथ अंदर इसको लग गया। तो इट इज़ समथिंग सिमिलर। एक सबको ऑडियंस को समझने के लिए मैं ये समझ गया। एग्जांपल दी। मैम जैसे आजकल बच्चों के जो दांत हैं, कहते थे कि इसके दूध के दांत अभी तक नहीं गिरे हैं। जी। तो आजकल ये जो है बच्चों के जो दांत होते हैं वो
एक टाइम ऐसा आ गया कि बहुत देरी में वो दांत टूट रहे हैं और आ रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न फिर वही है कि जो पुराने टाइम में दांत आने का एक टाइम होता है, जैसे नीचे के दांत है 6 महीने में आते हैं या ऊपर के दांत 7 महीने में आएंगे 2 सेंटर के। इसका एक टाइम पीरियड था, एक क्रोनोलॉजी थी, एक सीक्वेंस था, और उस वक्त का लाइफस्टाइल भी वैसा था। अलग था। तो अभी के बच्चों के खान पान ही बिगड़ गया है पिछले 25-30 साल से। तो बच्चों के दांत भी लेट आते हैं, जॉब भी डेवलप नहीं होता, सब चीज़ लेट हो रही है अब तो। दांत भी लेट गिरते हैं। हाँ। दूध के दांत रहते हैं तभी नीचे से परमानेंट आ रहे हैं। हाँ। फिर जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमको बोलना पड़ता है कि भाई ये दूध के दांत हैं, अभी इसको हटाएंगे तो ही तो नीचे वाला आएगा परमानेंट दांत। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है ओके। कि दूध के दांत ऑलरेडी है, वो गिरे नहीं है, बट नीचे से परमानेंट दांत आ रहे हैं, क्योंकि वो नीचे से जो परमानेंट दांत है उसको तो हम रोक नहीं सकते ना, वो तो बेचारा आएगा ही, और ये जब तक अपनी जगह नहीं छोड़ेगा तब तक वो कहाँ आएगा। तो फिर उसका क्या सोल्यूशन? फिर वो कहीं और रूट ले लेता है। अच्छा। और फिर ऐसे पेशेंट अगर इस टाइम पे डेंटिस्ट के पास आए तो नॉर्मली डेंटिस्ट 90% 99% बोलते हैं कि ये दूध के दांत को हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये निकलेंगे तो ही वो थोड़ा सा अपनी पाथ चेंज करके अपनी अपनी जगह आएंगे। बट उस केस में भी ऑर्थोडोंटिस्ट के पास हम लोग रेफ़र करते हैं, फिर उसको ब्रेसेस लगाना, फिर उस चीज़ को लाइन में लाना, ये सारे प्रोसीजर्स फिर उसके बाद चालू हो जाते हैं। मैम, विजडम टूथ सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है? विजडम टूथ सर्जरी अगर हेल्दी है पेशेंट, उसकी सर्जरी प्रॉपर ओरल सर्जन ने की है या एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट ने की है, और वो सर्जरी करते समय सारे नॉर्म्स, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किया? स्टरलाइजेशन के वगैरह सब फॉलो किए हैं, तो ऑब्वियसली 3-4 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। कई पेशेंट्स तो ऐसे हैं कि हमने आज सर्जरी की और रात में वो पेशेंट्स अपने अपने कंट्री को फ्लाई भी किए, ऐसे भी है। तो डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर कितनी तोड़ फोड़ करके वो दांत निकाल रहा है बाहर। इसीलिए तो मैंने कहा कि एक्सपर्ट, जैसे मेरे क्लिनिक में मैं सिर्फ ज़्यादा कॉस्मेटिक काम करती हूँ, मेरे क्लिनिक में 12 MDS है, हर काम एक सुपर स्पेशलिस्ट आके, अगर रूट कैनाल है रूट कैनाल का ही डॉक्टर आके करेगा, अगर विजडम टूथ निकालना है जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं वो निकालना है तो ओरल सर्जन ही आएगा, गम्स की सर्जरी करनी है तो पेरियोडोंटिस्ट ही आएगा। हर किसी को ये पॉसिबल नहीं होता, पर जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सपर्ट डॉक्टर से ही अपना विजडम टूथ निकालें, जो ओरल सर्जन होते हैं। यहाँ पे एक मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने एक्सपर्ट डॉक्टर की बात करी है, सो अभी गांव देहात में जो भी अर्बन रूरल एरियाज हैं वहाँ पर कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल्स लोग भी हैं जो एज अ डॉक्टर बन के बैठ गए हैं, ठीक है जी, अब हाँ वो बैठ गए हैं, अब वो ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं, तो उनके पास अगर जाते हैं, प्रैक्टिकली हमारे घर में हुआ है, उनके पास जाते हैं, दांत में दर्द है जी, अच्छा दर्द किसी और चीज़ का है लेकिन उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। बहुत सिनेरियो होते हैं ऐसे। यस, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी बोलूँगी कि जिस दांत में दर्द है जिस साइड में, उस साइड में इंजेक्शन दिया जाता है और दूसरे साइड का दांत निकाला जाता है, जबकि वो पेशेंट चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि डॉक्टर साहब इधर का नहीं इधर का। ये हम जोक्स सुनते हैं बट हकीकत में भी होता है, हकीकत में भी होता है। तो कुछ चीज़ें जो है ना, जो जैसे आपने बोला कि आपके फैमिली में ही हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम और था और उन्होंने दांत का ट्रीटमेंट कर दिया, ये अक्सर होता है, देखा गया है। और ये क्वैक लोगों के लिए आज तक, फिर वही बोल रही हूँ कि अपना सिस्टम ही वैसा है कि क्वैक प्रैक्टिशनर्स के लिए कोई स्क्वाड होना चाहिए कि आपके डिग्रीज़ क्या है। कई सारे जगहों पे मैंने देखा है BDS की जगह इतने अजीब से डिग्रीज लगे रहते हैं और वो लिखा रहता है कि दांत के डॉक्टर। अब वो डिग्रियाँ तो एग्जिस्ट भी नहीं करती वो कहीं पे कंपाउंडर होगा कहीं शहरों में, वो आके अपने गांव में अपना क्लिनिक डाल के बैठा है, और उसको पता है कि यहाँ पे इंजेक्शन दो, लोकल एनेस्थीसिया दो और दांत को पकड़ के खींचो। नहीं, ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि जिन लोगों के पास कोई डिग्रियाँ भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट ऐसे लोग भी चला रहे हैं। सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी है ऐसे प्रैक्टिशनर्स। यस, देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऐसे। तो जब हम जाए, हम थोड़ा सा तहकीकात करके ही जाए, तो उसी में अपना भी ये होता है। अच्छा, इस चीज़ के लिए बताओ कि अगर किसी के दांत में दर्द है तो उसके स्पेसिफिक क्या क्या कारण हो सकते हैं। मान लो मेरे को सुबह उठा और मेरे को दर्द होना चालू हो रहा है, तो एज ए एक्सपर्ट
क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? आपके गम्स में कुछ इशू हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। आपके दांत में कैविटीज़ हो सकती है जो बिल्कुल पहला और दूसरा लेयर क्रॉस करके तीसरे लेयर तक जब तक नहीं जाती कैविटी कोई भी, तब तक आपकी दर्द कीट होता है। जब तक तीसरे लेयर तक नहीं जाती, जो मैंने 1 2 3 बोला, थर्ड लेयर में अपना खून होता है, वहाँ पे कुछ छोटी छोटी नर्व्स होती है, आर्टरीज होती है, तो जब तक तीसरे लेयर तक आपका कैविटी नहीं जाता या कीड नहीं जाती तब तक दर्द नहीं होता। तो नॉर्मली कुछ पेशेंट्स का फ़ोन होता है कि बहुत दर्द दे रहा है दांत डॉक्टर, और मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा कीट दिख रहा है ऊपर, उसी वक्त हमको समझ में आता है कि इसकी कैविटी थर्ड लेयर तक गई है। तो गम्स में प्रॉब्लम हो सकता है, कैविटी हो सकती है, जैसे हमने बोला कि घिस घिस के इनामल की पूरी वाट लगा लगाई दी है इन्होंने, तो पूरी वो इनामल उड़ गया है और डेंटिन एक्सपोज्ड है, तो वो सेंसिटिविटी की वजह से भी दर्द होता है। तो एक नहीं, या कुछ नीचे से कोई दांत, ऐसे भी केसेस होते हैं कि जो ऊपर है 1 2 3 दूध के दांत ही रहते हैं और जो परमानेंट दांत है वो नीचे कहीं पे छुपा हुआ रहता है, और पेशेंट लिटरली 50 ईयर्स का होता है, 45 ईयर्स का होता है। जब वो आने के बाद हम लोग एक बड़ा एक्सरे ओपीजी निकालते हैं, तब पता चलता है कि भाई नीचे सोया हुआ है एक दांत। अच्छा। और वो जब बढ़ जाता है हद से ज़्यादा, तब हमको पता चलता है कि वो उसको निकालना है, फिर उसके लिए बहुत बड़ी सर्जरी वगैरह करके उसको निकाला जाता है। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बट ये सब चीज़ें हैं। एज अ कॉमन मैन ये पता लग सकता है, जैसे मान लो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मेरे दांत में कीड़ा लग चुका है, जी, तो कैसे मैं पता लगा सकता हूँ? बस अपने आईने के सामने जाओ, मुंह खोल के देखो, कहीं पे भी आपको कोई काला सा डॉट दिख रहा है, सुई के पॉइंट जितना यानी पिन पॉइंट उतना भी अगर आपको काला डॉट दिखे तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाओ। ज़रूरी नहीं कि डेंटिस्ट बोले कि हाँ भाई आपको मुझे इसको भरना है, वो ना भी बोले, कुछ डेंटिस्ट ऐसे भी होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है छोटी सी कैविटी है बाद में देखेंगे, जो बहुत बिजी डेंटिस्ट होते हैं। मैं तो नहीं करती वैसे, और मुझे नहीं लगता कि किसी को करना भी चाहिए, और करते भी नहीं होंगे, बट ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि मैं हर साल डेंटिस्ट के पास जाता हूँ पर मुझे कभी किसी डेंटिस्ट ने बोला ही नहीं कि आपके मुंह में कैविटीज़ है। सो डिपेंड करता है, अगेन वही, तो उसका तुरंत इलाज कर सकते तुरंत हैं, वहाँ पे फिलिंग करके उसको वहीं पे फर्स्ट लेयर में वरना वो बढ़ हम जाएगा, स्टॉप कर सकते हैं, वरना बढ़ जाएगा वो। वरना बढ़ जाएगा। ओके। लिटरली पिन पॉइंट ब्लैक डॉट भी होगा, आप खुद डेंटिस्ट को बताइए कि ये मेरा भर दीजिए डॉक्टर। ये अवेयरनेस आने में बहुत टाइम लगेगा, बट ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट होने चाहिए। डेफिनेटली। अब टीथ के साथ साथ मैम टंग क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है। जी, सो जब हम सुबह के साथ, आपने बताया नाश्ते के बाद हम ब्रश कर ले, तभी टंग क्लीन करें या सुबह उठ के करें? नहीं, नाश्ते के बाद जब आप ब्रश करोगे, तभी ब्रशिंग के बाद टंग क्लीन होना चाहिए, रात में भी और सुबह भी। और पुराने ज़माने में टंग क्लीनर्स काफ़ी आते थे, आपने देखे भी होंगे, वो आज वाले भी आते, वो ऐसे यू टाइप, उल्टा यू वाले। टाइप स्टील के होते थे, फिर आजकल तो पता ब्रश के नहीं। पीछे ही दे देते हैं। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, सी सच अ गुड इन्फॉर्मेशन यू हैव, मैं वही बोलने वाली थी, आजकल ब्रश के पीछे ही है। तो टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टंग के ऊपर जो भी अलग अलग कलर के लेयर्स होते हैं उसके ऊपर भी पता चलता है कि पेशेंट की हेल्थ का सिनेरियो क्या है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी बुखार के लिए, तो पहले डॉक्टर क्या बोलता है, मुंह खोलो। हाँ, वो देखता क्या है, हाँ, आपके मुंह में आपका ओरल हाइजीन देखता है। राइट। बट यहाँ मेरी एक कंप्लेन है ये सारे डॉक्टर्स के पास, जो जनरल फिजिशियंस होते हैं या जो लोग देखते हैं, वो लोगों को बताना चाहिए कि यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट। आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके दांत का काम करना चाहिए। जितना पेशेंट डेंटिस्ट के पास आके मुंह नहीं खोलता, उतना पेशेंट मेरे हिसाब से आपने जनरल फिजिशियन के पास जाके मुंह खोलता है। क्योंकि कोई भी जनरल फिजिशियन, आज भी जाओ, छोटा बच्चा है तब से, जब छोटी भी बुखार है वो बोलते हैं कि चलो मुंह खोलो। भाई आप बताओ ना पेशेंट को कि आपके मुंह में 3 4 दांत नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाओ, या कैविटीज़ है डेंटिस्ट के पास जाओ, पूरा भरा पड़ा है टार्टर आपके मुंह में, डेंटिस्ट को देखो। बट कोई नहीं बोलता। ये जनरल फिजिशियंस को भी ये उनका दायित्व है कि बताना चाहिए कि यू हैव टू सी अ डेंटिस्ट। Okay. So this is a message for the doctors too, not only the audience who are non-doctors. डेंटल ट्रीटमेंट इंडिया में मुझे ऐसा लगता है, जी, मैंने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, जी, कि डेंटल ट्रीटमेंट इंडिया में कहीं ना कहीं महंगा होता जा रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए इसके पीछे का रीज़न दीपक जी ये है कि अपने इंडिया में बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनते हैं। सारे जर्मन हैं, अमेरिकन है, कोरियन है,
चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है, चाइनीज़ का तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बट बहुत सारे डेंटिस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं और अनफॉर्चुनेटली इच्छा ना होते हुए भी चाइना के प्रोडक्ट्स यूज़ करना पड़ता है। डेंटल चेयर्स सारे मेड इन चाइना हैं हमारे। अभी अभी कुछ कंपनीज आई है जो मेड इन इंडिया डेंटल चेयर्स भी बना रही है। प्रोडक्ट्स तो जितने भी है जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, तो एनी डेंटल मटेरियल इंडियन मटेरियल्स बहुत कम है जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो सोचो हम बाहर के कंट्री के प्रोडक्ट्स हम जब यूज़ कर रहे हैं तो कितने महंगे प्रोडक्ट्स हमको लेना पड़ता होगा, उनकी प्राइसिंग कितनी हाई होगी उसी वजह से। और इसका डेंटल क्लिनिक का सेटअप भी बहुत महंगा होता है हमारा, तो ऑब्वियसली डॉक्टर तो पेशेंट से ही निकालेगा। राइट। आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि हाँ। हमें खाने को बड़ा च्यू करके चबा चबा के खाना चाहिए। जी सो ऐसे चबा चबा के खाने से कई बार तो कहते हैं कि एक अगर आपने एक बाइट लिया मुंह में टुकड़ा लिया है तो उसको 32 बार चबाना चाहिए। जी जी, सो इज बिल्कुल इट सही। गुड फॉर डाइजेशन और नॉट? 100% इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। अच्छा। ये जो कहावत है कि एक निवाला खाओ तो उसको 32 बार आप चबाओ। 32 बार ही क्यों, 33 बार नहीं क्यों नहीं, 40 बार क्यों नहीं? क्योंकि हमारे 32 दांत होते हैं। बट हमारे सबके तो 32 32 नहीं होते ना। सबकी 32 ही नहीं होती, इसलिए तो हम बोलते हैं ना क्या 32 ही दिखा रहा है। हाँ। कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो हम बोलते हैं, हाँ। या फिर बोलते हैं क्या ये हमेशा 32 ही दिखाता है। हाँ, तो ये जो कहावतें हैं आप सोचो इनके पीछे भी कितना एक लॉजिक। साइंटिफिक रीज़न है। राइट राइट राइट। हाँ, सो ये जो 32 बार चबाना है, जब तक आप 32 बार चबाओगे नहीं तब तक वो खाना बिल्कुल फ्लूइड जैसे हो जाता है, पानी जैसे होता है, तो वो डाइजेशन जल्दी हो जाता है। सलाइवा के जितने एंजाइम्स हैं, सलाइवा में जितने अच्छे गुड बैक्टीरियाज हैं, वो खाने के साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। जब वो खाना अपने पेट में जाता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए अपने शरीर को ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब खाना बिना चबाए हमारे पेट में जाता है तो अपने पूरे सिस्टम को ब्रेन ऑर्डर्स दे देता है कुछ तो गया है पेट में, सारी सिस्टम्स वहाँ लग जाओ उसको डाइजेस्ट करने में। तो अगर आप यहाँ पे काम ठीक करो तो यहाँ पे काम ठीक होगा। Right. जो आंतों का काम है वो दांतों को करने दो, और जो दांतों का काम है वो आंतों को मत करने दो ना। हाँ। सिंपल बात है। हाँ। आपका खाना हाँ। इतनी बार चबाना चाहिए कि वो पानी बनना चाहिए, हाँ। और पानी आपका इतना सिप सिप करके पियो कि वो आपका खाने के बन- जैसा पानी बन जाए। जैसा बन जाना चाहिए और वो पेट में जाना चाहिए। अब ठीक है। या सो किस एज में हमें रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? जिस एज में आपके दांत आ जाते हैं बच्चे के, उस एज से आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं तो वंस इन अ वाइल मुझे लग रहा है मैं डेंटिस्ट के पास कब गया था, 4 साल पहले, जब मेरे दांत में दर्द हुआ था। बिल्कुल नहीं, फिर आपको प्रॉमिस करना चाहिए ऑडियंस के साथ और मेरे मेरा साथ भी प्रॉमिस है। कि यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट। आप पुणे आओ तो ज़रूर मेरे क्लिनिक पे आइए, यू हाँ, आर मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली। और अगर आप जहाँ भी रहें, आप जिस शहर में रहते हो, आप डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और आपका और एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, आप जब डेंटिस्ट के पास जाओ आप देखिए कि वहाँ पे हाइजीन कैसा है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव हो रहे हैं, वहाँ पे स्टरलाइजेशन सिस्टम क्या है। ये पेशेंट्स का हक बनता है पूछना। ऐसा नहीं है कि बस कुछ इधर उधर का कुछ किया, धो दिया पेशेंट के। ये मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स में देखे हैं, और अच्छे अच्छे क्लिनिक्स में भी देखे हैं कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होता। तो आपका हक बनता है, क्योंकि यू आर पेइंग फॉर द सर्विस, यू आर पेइंग फॉर द ट्रीटमेंट, आप पेमेंट कर रहे हो ट्रीटमेंट की, तो आपका ये हक बनता है कि आपके यहाँ पे स्टरलाइजेशन कैसा है, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो, आप इन सब चीज़ों को कितने टाइम बाद आप बदलते हो। कई लोगों के हम क्लिनिक्स में जाने के बाद देखते हैं कि उनका जो ड्रेप डाला हुआ रहता है वही इतना गंदा होता है, फिर भी पेशेंट बेचारे काम कर रहे हैं। राइट। तो जब डिमांड पेशेंट से होता है ना, तभी डेंटिस्ट भी सोचता है कि नहीं भाई मुझे सुधरना चाहिए। हाँ। कई बार बच्चा अगर हमारा नहीं सुनता है तो उसको हम पेरेंट्स ही बोलते हैं ना कि नहीं ये ठीक करो, उसको हम डिसिप्लिन हम लगाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि बच्चा पेरेंट्स को डिसिप्लिन लगाता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो। सो इट हैज़ टू बी बोथ द वेज। जहाँ पे जो सही है वहाँ पे हमको उसका सुनना चाहिए, देना चाहिए। सही तो आई फील कि पेशेंट्स का भी हक बनता है कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं पूछने का। सो विच इज़ द गुड डेंटल टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक और मेडिकेटेड? अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं हमेशा यही बोलूँगी, फिर से मैं यहाँ पे ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगी, पर आयुर्वेदिक
इंग्रेडिएंट्स जिन टूथपेस्ट में हैं, जो ट्रेंड एक पिछले 25-20 साल से चल रहा है ट्रेंड कि आयुर्वेदिक नाम आ गया टूथपेस्ट में, पहले नहीं था ये। दुनिया को पता चला कि आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस, हाँ, उसमें कई आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले हुए रहते हैं उन टूथपेस्ट में। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ मेरे पेशेंट्स को भी कि विदाउट एनी मेडिकेटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के टूथपेस्ट यूज़ करने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। जब आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बोल रहे कुछ तो होगा उसमें, थोड़ा तो इंग्रेडिएंट ना भी रहा तो भी नुकसान तो नहीं है। सही बात है। पर जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है वो अच्छे हैं। मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, मैं हर पॉडकास्ट में और हर लेक्चर में मेरे बोलती हूँ, मैं मंजन को भी मैं ज़्यादा ये बोलती हूँ, जो पुराने ज़माने में लाल दंत मंजन वगैरह ये बोलते थे, तो ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक मंजन भी है मार्केट में अभी जो बहुत अच्छे हैं। ये प्योर हर्ब्स से बने हुए हैं। तो हर कोई अपने अपने एरिया में देखे कि कौन से आयुर्वेदिक मंजन है, तो हफ्ते में 1-2-3 दिन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं है रोज़ाना हम टूथपेस्ट ही यूज़ करें, 3 दिन मंजन यूज़ करो। हम दुनिया भर की ऐड देखते हैं टीवी पे जी, जहाँ पे सेलिब्रिटी बताते हैं कि भाई इस वाले टूथपेस्ट में नमक है, इसमें नमक नहीं है। हम्म। तो उसका नमक का क्या लॉजिक है? वही नमक की वजह से अपना मुंह में जैसे ये जैसे कि एक एंटीबायोटिक के जैसा एक्ट करता है। अच्छा। नमक सो फिर तो हम घरेलू नुस्खा अपना के ब्रश पे लगा लें, उस पे नमक और कर लें। बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती जब नमक है आपके टूथपेस्ट में। सादा नमक भी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नमक राजीव दीक्षित जी बोलते थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, राजीव दीक्षित जी को, और बहुत फॉलो करती हूँ उनको। नमक, हल्दी और हनी, ये तीनों को मिक्स करके हफ्ते में 1 दिन आपको अपने मसूड़ों पे मसाज करना चाहिए और 2-3 मिनट आपको रखना चाहिए। ये हमेशा वो बोलते थे और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उससे अपने गम्स में जितने भी इन्फेक्शंस है या कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ऑफ कोर्स आपका मुंह साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना डेंटिस्ट के पास गए इतना करो और बोलो कि हमारा तो ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ। तो अगर आप प्रॉपर मेंटेन करते हो और ये अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। इवन नीम का पाउडर आता है, आंवला पाउडर आता है, इन सब के साथ आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और फिर कर मैं सकते खुद हैं करती हूँ ये यूज़। क्या क्या उसमें? आंवला पाउडर, नीम पाउडर, नीम के पत्तों का, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें इक्वल मात्रा में आप भर के रख दीजिए एक डिब्बी में, और जब भी यूज़ करना है एक छोटा सा स्पून ये सारी पाउडर हाथ पे लीजिए, उसमें थोड़ा सा हनी डालिए, उसका पेस्ट बनाइए और उससे मसाज कीजिए आपके गम्स पे। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा। और स्पेशली मैं जैसे आपको भी पता है मेरा रजनी शो के बाजू में मेरा क्लिनिक है, तो वहाँ मैंने बहुत सारे वेस्टर्न लोग मेरे पेशेंट्स हैं। आपने इंडियंस कम प्रैक्टिस करते हैं, पर वेस्टर्न लोग ये ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। ऑयल पुलिंग का भी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल है, हमने मुंह में रख दिया, 1-2 निवाले, एक 10 ml मुंह में वर्जिन कोकोनट ऑयल रखो, बस मुंह में रख के उसको रोटेट करते रहो, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ो, तब तक कुछ बाहर गमलों में पानी वानी डालो, आके बस स्पिट कर दीजिए, उसके बाद आप कुल्ला कर दीजिए। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। आपके गम्स बहुत अच्छी तरह से टाइट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसका यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऑयल पुलिंग क्या है। ये बहुत अच्छा पॉइंट मेरा दिल किया कि मैं ऐड करूँ यहाँ। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, घरेलू नुस्खा बता दिया आपने, रेमेडी, होम रेमेडी की ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं हम। यस, जो दादी की चीज़ें हैं ना पुराने ज़माने की, वो आज भी है, कामयाब है। बस आज हम चमक दमक के चक्कर में हम चमक में ही बैठे हैं इस टाइम। यस ये शूट जो है हम चमक दमक में ही हो रहा है। जी। एनीवे, आजकल हम जो है डेंटल इम्प्लांट्स का बहुत सुन रहे हैं। आखिर ये डेंटल इम्प्लांट है क्या और क्यों ज़रूरी है, किस एज में होना चाहिए? एज तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट नॉर्मली किया जाता है जब कोई दांत आपका मिसिंग है या गिर गया है। कुछ पेशेंट्स का कहना होता है कि मुझे आजू बाजू वाले 2 दांतों को कट करके वहाँ ब्रिज नहीं लगाना है। अगर ऐसे समझ लीजिए कि ये 4 दांत है, इनमें अगर ये दांत मेरा गिर गया तो यहाँ पे एक ही ट्रीटमेंट हो सकती है। ये दांत से ये दांत तक एक ब्रिज बनता है, ये अंदर वाला दांत इसको जॉइन होता है और ये 3 दांतों पे कैप लगती है, इसको हम ब्रिज बोलते हैं। पर कुछ पेशेंट्स का कहना होता है कि मुझे इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दांत चाहिए। और अगर
वो पेशेंट का वहाँ बोन सिचुएशन अच्छा है तो यहाँ पे एक स्क्रू डाला जाता है और उसके ऊपर ये एक दांत लगाया जाता है। स्क्रू डाल देते उसके अंदर प्रॉपर जैसे हम दीवार में स्क्रू ड्रिल करते हैं वैसे, बट उसके लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। नीचे आपका बोन डेंसिटी कैसा है, आपका बोन थिकनेस कितना है, आपका एज मैटर करता है, आपका ओरल हाइजीन कैसा है, आपको अंडरलाइंग कुछ ब्लड प्रेशर, कार्डियक इश्यूज़, कोई और हेल्थ इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र फिर डिसीजन लिया जाता है कि इस पेशेंट में इम्प्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये होता है। तो ये एज कोई ये नहीं है। कुछ एक्सीडेंट केसेस होते हैं उनमें इम्प्लांट ज़रूरी होता है, कुछ डेंचर्स होते हैं, यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, जिन पेशेंट्स में बिल्कुल कोई भी दांत नहीं है जैसे बुज़ुर्गों में, बट उनका जो दांतों का जो नीचे का जिसको हम ये बोलते हैं कि एक बोन है जिसके ऊपर डेंचर फिट होता है, जो निकाल के डालने वाले होते हैं, उसके लिए कुछ तो हड्डी चाहिए ना जिसके ऊपर हम डेंचर बिठाएंगे। अगर वो हड्डी अच्छी है तो उसमें कुछ इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स भी आए हैं और बहुत अच्छी तरह से ये काम चल रहा है अभी, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। फिर वो पेशेंट्स नॉर्मली इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स में बहुत फिटिंग बहुत अच्छी होती है, उसमें एक 4 इम्प्लांट डालते हैं, उसके ऊपर बॉल टाइप एक स्क्रू होता है और वो डेंचर को वो बॉल और सॉकेट का एक ऐसा प्रॉपर एक फिट होता है। तो जब वो सॉकेट में जाके बैठ जाते हैं, वो बॉल और सॉकेट परफेक्टली फिट हो जाता है, तो वो डेंचर हिलता नहीं है। बट उसके लिए भी सारे अंडरलाइंग बोन स्ट्रक्चर, अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ वगैरह ये सब मद्देनज़र फिर बाद में डिसीजन लिया जाता है कि इसमें इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर कर सकते हैं या नहीं। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं सीनियर सिटीजन्स में, चैलेंजेस वो क्या हैं? चैलेंजेस ही ओरल हाइजीन उनमें ज़्यादा मेंटेन नहीं होता। कई लोगों को शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है और कई सारे बीमारियां होती हैं। तो उस वजह से सबसे पहले अगर कोई चीज़ अगर हमारे में सिग्नल देती है चिल्ला चिल्ला के कि भाई मुझे देखो, वो होते हैं हमारे गम्स। वो हमको चिल्ला चिल्ला के बताते रहते कि मैं ब्लीड कर रहा हूँ, अंदर कुछ गड़बड़ है। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के बाहर अगर सायरन बजा रहा है, कुछ कर रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। तो बिल्डिंग वालों को पता होना चाहिए कि भाई वो क्यों बार बार सायरन बजा रहा है। सही बात है। कोई तो आया है जो गलत है, जो गलत आदमी एंटर किया है। फिर भी हम अगर आंख मूछ के अगर चुपचाप बैठ गए तो ऑब्वियसली वो अंदर आके कुछ वो तहलका मचाएगा बिल्डिंग में। सेम वे ये ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं ये आपको बताते हैं, ये सिग्नल है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी नहीं जाते और मेडिकेशन पे होते हैं सीनियर सिटीजन्स काफ़ी सारे, और डेंटल क्लिनिक नहीं जाते। वो तो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि डेंटिस्ट के पास अगर 6 महीने में एक बार जाओ ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। मैं तो बोलूँगी जो पेशेंट 6 मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट के पास जाता है उसको ज़िंदगी में एक भी दांत में फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपका डेंटिस्ट सही है। करने वाला हूँ 100% आपको करना, और आपके दांत बहुत अच्छे हैं। क्योंकि इतना अवेयरनेस हम इस पॉडकास्ट के थ्रू फैला रहे हैं तो हम खुद भी तो फॉलो करें ना। और आपके दांत भी अच्छे हैं, आपकी स्माइल भी अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। तो उसको आप नहीं, उसको आप संजो के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। जिनकी स्माइल अच्छी नहीं है उनको पूछना क्या दुख है उसका। हम बोलते हैं ना, अनटिल एंड अनलेस यू सी अ मैन विदाउट अ फुट, आपको पता नहीं चलता कि वो पैर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसी तरह से जब तक हम दांतों के डेंटल प्रॉब्लम्स जिसको है ना उसके साथ बैठ के आप 5 मिनट बात कीजिए, वो बोलेगा कि भाई मेरे ज़िंदगी के आधे पैसे तो मैंने डेंटिस्ट के पास डाले। हाँ, और उसमें बदनाम कौन होता है? डेंटिस्ट। गलती किसकी है? पेशेंट की। डेंटिस्ट के पास नहीं जाता। फिर बोला जाता है कि डेंटिस्ट पैसे ज़्यादा लेते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स बेचारे, हमारा दुखड़ा तो हम किसी को बता ही नहीं सकते कि हमको फॉरेन के ही मटेरियल्स यूज़ करने पड़ते हैं। भाई इंडिया तो कोई बनाता ही नहीं ये सस्ते और सस्ता कोई चाइनीज़ मटेरियल लगाओ तो दूसरे दिन पेशेंट हाथ में लेके आता है वो चीज़ कि भाई देखो कल आपने लगाया ये गिर गया आज। ये सब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम चाइना को ज़्यादा बदनाम नहीं कर सकते। अब अपने हाथ मिला लिया चाइना से। अभी दोस्ती हो रही है, अभी दोस्ती हुई है हमारी। यहाँ तो हम ये कट करेंगे। बट ये मजाक नहीं, ये सच्चाई भी है। बट कुछ प्रोडक्ट्स चाइना के अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक रीज़न देखा गया मैम, जैसे बच्चों के अंदर या जो पुराने लोग भी हैं उनके टीथ जो है बाहर की तरफ हो जाते हैं। सो उसका एक कॉमन क्या सिम्टम, मतलब कुछ उनके DNA से रिलेटेड है ये, या कुछ इसका होता है कुछ ना कुछ रीज़न? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते DNA से रिलेटेड। ये जेनेटिक भी होता है। जैसे माँ बाप का अगर V शेप आर्च है, या माँ बाप का ऊपर वाला
दांत पीछे है और नीचे के आगे है, हाँ। या ऊपर वाले बाहर है बाहर और है, नीचे नीचे का अंदर है, जॉ हाँ। बहुत ही छोटा है, तो काफ़ी हद तक जेनेटिक भी होता है। और उसके बाद के जो हम कारण बोल सकते हैं कि जॉ डेवलप नहीं होता। और अपनी टंग जो है, टंग तो जितना बढ़ रही है वो बढ़ेगी, तो टंग के लिए पार्किंग स्पेस जो होता है, टंग की पार्क होने के पार्किंग लिए, होती है। टंग जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं, इतनी बड़ी पार्किंग, छोटी सी पार्किंग है और उसमें बड़ी गाड़ी लगाए तो आजू बाजू वाले दीवार को तो घिसेगी ही गाड़ी। सही बात है। सेम वे अपनी टंग अगर बड़ी है और आपका आर्च साइज छोटा है तो वो दांतों को पीछे से टंग पुश करती है, फिर उस केस में ये दांत आगे के बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे फैले हुए दांत दिखते हैं आपको कुछ लोगों तो के। ये तो बचपन से ही होता होगा फिर? बचपन से नहीं बोल सकते, जैसे फिर से मैं बोलूँगी कि केस टू केस केस टू डिपेंड केस करता है। ओके। अगर उस पेशेंट में टंग बड़ी है और आपका आर्च छोटा है तो अंदर से टंग दांतों को धकेलते रहती है, तो वो दांत जो है वो ऐसे फैल जाते हैं बाहर, ओके। वो नीचे के हो या ऊपर के हो जो भी है। तो आजकल तो उसका ट्रीटमेंट है? यस, ऑर्थो जैसे ब्रेसेस लगाते हैं, हाँ, क्लिप्स उसको लगाना बोलते हैं, अंदर कर देते हैं वो। जी, उसको अंदर करते हैं। उसमें भी अगर स्पेस है तो दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है, वही दांत पीछे पुश करके बहुत अच्छी तरह से ऑर्थो ट्रीटमेंट होते हैं। बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज, बिफोर और आफ्टर फोटो दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, बोले तो धरती और आसमान जैसे रिजल्ट्स है, इतने प्यारे रिजल्ट्स होते हैं। और कई सारे ट्रीटमेंट्स और भी रहते हैं, जैसे एक आधी दांत बाहर है तो फिर उसमें जैसे कई शादियां होती है तो एक ही दांत बाहर रहता है किसी हाँ, लड़की का, हाँ, तो आके बोलते हैं कि कुछ भी करो, 1 महीने के अंदर बच्ची की शादी सिर्फ दांत की वजह से कैंसिल होने वाली है, तो इसको कुछ करो। तो उस केस में भी अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बहुत खूबसूरती से इसमें पॉसिबल है आज के टाइम पॉसिबल में। है। यस। मैम आजकल एक नई ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, टीथ से रिलेटेड, इनविजिलाइनर। तो Okay. ये क्या चीज़ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, जिसको अभी कई सारे डेंटल क्लिनिक्स में भी बॉम्बे बड़े बड़े सिटीज़ में हो रहा है आजकल। जी। ये इनविजिलाइनर्स बोले तो ये एक ऐसा ऑर्थो ट्रीटमेंट है जिन लोगों को ब्रेसेस नहीं लगाने हैं। आपने ब्रेसेस तो देखे होंगे, एक तार होती है तार, हाँ। स्टील की या टूथ कलर्ड ब्रेसेस होते हैं, बट एक अंदर से एक स्टील की तार जाती है। आजकल तो बहुत फैंसी फैंसी उसको उसके ऊपर अलग अलग कलर्स के रबर लगाए, इलास्टिक्स भी लगाए जाते जी। हैं स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए। तो इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि हमको ब्रेसेस लगाने ही नहीं है, तार लगानी ही नहीं है हमको, तो वो लोग ऑप्ट करते हैं इनविजिलाइनर्स को। ये बहुत नया फंडा है जो मार्केट में है, पिछले कुछ 4-5-10-7-8 सालों से, 4-5 सालों से इंडिया में पॉपुलर है। कुछ लोग करते हैं बट सुपर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है ये, अच्छा। और सुपर स्पेशलाइज लोग ही ये कर सकते हैं। बट वैसे देखा जाए तो कोई भी ऑर्थोडोंटिस्ट, ये तो आजकल ये इनविजिलाइनर्स वाले बोलते हैं कि हम घर आके आपका इंप्रेशन लेंगे और आपको आपके देंगे। सारे दांत ठीक करेंगे। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। मैं टेक्नोलॉजी को अनसाइंटिफिक नहीं बोल रही हूँ, ये जो घर पे आके ये लोग आके बोलते हैं कि हम आपका दांत ठीक करेंगे, ये अनसाइंटिफिक है। बिकॉज डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही अगर आप इनविजिलाइनर्स कर रहे हो तो ही सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। क्योंकि जो आपके यहाँ घर पे आके लोग करने वाले हैं, ये लोग कुछ डॉक्टर्स भी इन्होंने हायर किए है कंपनी वालों ने, और कुछ तो बस ऐसे ही MR टाइप लोग होते हैं। ओके। और वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली इसका बहुत ज़्यादा आपको साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा जितना अपने पुराने ज़माने के जो ऑर्थो ट्रीटमेंट्स का जो है, दैट इज़ अ प्रूवन साइंस। ये भी प्रूवन है बट उतना नहीं है जितना पुराना अपना ओके ऑर्थो ट्रीटमेंट का साइंस प्रूवन है। सो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स, एंड आई एम श्योर आज की ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी। या मैक्सिमम शेयर करना और डेंटल डॉक्टर्स के पास जाना स्टार्ट करो। मैम ने जैसे बताया, कम से कम 6 महीने में तो एक बार जाना चाहिए। जी। लेकिन जाना क्यों नहीं है? क्योंकि वो पता नहीं क्या बता देंगे। यस, डर डर एक के point, मारे, हाँ, डर के मारे। तो डर वाला पॉइंट भी कवर कर लो जी। लास्ट में। डेंटिस्ट के पास जाने से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि आज तक डेंटिस्ट को एक डरावना ही पोर्टफोलियो में दिखाया गया है। अगर आप स्कूल में बच्चों को बोलो कि ड्राइंग निकालो डेंटिस्ट के बारे में, कोई वहाँ पे बिल्कुल ऐसे डरावने से पिक्चर्स निकालेगा। कोई भी बच्चा आपको
डेंटिस्ट का ऐसे हैप्पी स्माइलिंग Smile कुछ वाला नहीं, निकालेगा। फूल भी निकालेगा तो मुरझाया हुआ, रोता हुआ कोई निकालेगा, या कोई मॉन्स्टर का पिक्चर निकालेगा। ये एक्चुअली किए गए ये प्रैक्टिकल्स ना स्कूल्स में। या बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बट आजकल डेंटल क्लिनिक्स बहुत अलग है। जब बच्चा आता है उसको हम गिफ्ट्स देते हैं, उसको हम बुक्स देते हैं, टॉयज़ देते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं, जैसे बर्थडे के बाद जाते समय हम देते हैं। जी। तो और ये ब्रांच बहुत उभरती हुई ब्रांच है, और पेरेंट्स भी उतने अवेयर हो रहे, जैसे अब बार बार बोल रही हूँ, आपके जैसे पॉडकास्टर्स की वजह से, ये रील्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से, तो पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं। तो मुझे ये बोलना है कि डेंटिस्ट के पास जाने के लिए डरो मत। एटलीस्ट अभी की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, जो बच्चे आजकल एक एज में है, कॉलेज एज में, स्कूल एज में, प्लीज़ टेक योर चिल्ड्रन टू डेंटिस्ट, और आप खुद भी जाइए। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप ज़रूर डेंटल क्लिनिक में एक 6 मंथ्स में एक बार विज़िट करना, और अपने दांत अच्छे रखना, बी हेल्दी, कीप योर टीथ हेल्दी, देन ओनली वी विल हैव अ हेल्दी नेशन। Thank you, ma'am. Yes. Thanks for coming Thank you. and joining for us today. Yes. Thank you very very much. much. Thanks.